नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टोन क्लासेस। तो स्वागत है लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में। ये लाइफ प्रोसेस के सेकंड पार्ट है। उम्मीद करते हैं पहला पार्ट आप देख चुके हैं। नहीं देखे तो उन्हें पहले देख लीजिए, फिर कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले पार्ट में मैंने व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस, कौन कौन से लाइफ प्रोसेस होते हैं, उसमें न्यूट्रिशन पे ज़्यादा फोकस किया। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जैसे कि सैप्रोफिटिक, होलोजोइक और पैरासिटिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इन अमोएबा पढ़ा जो कि होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन था। साथ ही साथ में फोटोसिंथेसिस, स्टोमाटा का क्या फंक्शन, स्टोमाटा के डायग्राम्स, ये सब मैंने फर्स्ट पार्ट में कवर किए हैं, तो आप उसे पहले देख लीजिए। आज का टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स एक कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो इसके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी कॉम्प्लेक्स है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में बेसिकली दो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक है एलिमेंट्री कनाल और एक है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कनाल जो है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम द माउथ एंड एंड होता है एनस। तो माउथ से स्टार्ट होता है एसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस पे एंड हो जाता है। साथ ही साथ एलिमेंट्री कनाल के साथ में कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम को, डाइजेशन प्रोसेस को हेल्प करते हैं, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लीवर, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर, ऐसे बहुत अदर ग्लैंड्स हैं। तो इस फोटो में आप समझ जाएंगे कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो माउथ या बकल कैविटी से शुरू होता है और एंड होता है एनस में। तो स्टार्ट होता है माउथ या बकल कैविटी, ओसेफेगस जिसे हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं, फिर फूड पाइप से आकर वो मिल जाता है स्टोमक में। स्टोमक के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन वन लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, देन एनस। इसमें कुछ कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड है जैसे कि लीवर है, पैंक्रियस है, गॉल ब्लैडर है, ये हमारे एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं। तो हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। तो माउथ या बकल कैविटी में मेनली तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक है टंग, दूसरा है टिथ और एक है सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो टंग जो है वो हैज ए गस्टेटरी रिसेप्टर्स विच परसीव द सेंस ऑफ टेस्ट। वो खाना को टेस्ट करता है कि कोई खाना मीठा, खट्टा, तीखा, वो हमें इसी से टंग से ही पता चलता है। साथ ही साथ में ये फूड को मिक्स करने में हेल्प करता है, प्रॉपरली मिक्स करने में हेल्प करता है। फिर दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है टंग। टंग के बाद है वो टिथ। टिथ जो है वो फूड मटेरियल्स को, फूड सब्सटेंसेस को स्मॉलर पार्ट में ब्रेक करने में हेल्प करता है। स्वॉलिंग ऑफ द फूड बिकम ईजियर हो जाता है। तो बेसिकली दो टाइप ऑफ टिथ्स होते हैं, एक तो टेम्परेरी टिथ होता है, एक होता है परमानेंट टिथ। टेम्परेरी टिथ बच्चों में होता है जिन्हें हम लोग मिल्क टिथ भी कहते हैं, और परमानेंट टिथ मतलब जो लाइफ लॉन्ग रहता है। टेम्पररी टिथ जो होता है वो 20 के होता है, और परमानेंट टिथ या एडल्ट ह्यूमन बीइंग में 32 होते हैं टिथ्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टिथ इन एडल्ट ह्यूमन बीइंग। तो पहला जो टाइप है वो इंसीजर है, इसका फंक्शन है कटिंग द फूड, बाइट करने में हेल्प करता है। फिर दूसरा टिथ है कैनाइन टिथ, आर यूज टू टीयर द फूड एंड क्रैकिंग हार्ड सब्सटेंसेस। ये कैनाइन टिथ का फंक्शन है। प्रीमोलर्स जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं फॉर कोर्स ग्राइंडिंग ऑफ द फूड। तो ग्राइंडिंग ऑफ द फूड्स में प्रीमोलर्स यूज होते हैं, और मोलर्स में फाइन ग्राइंडिंग ऑफ द फूड होता। तो डेंटल फॉर्मूला समझ लेते हैं फॉर एडल्ट्स। तो ये 2123/2123 एक डेंटल फॉर्मूला है, मतलब दो दांत जो होंगे वो इंसीजर के होंगे, 1 कैनाइन होंगे, 2 जो होगा प्रीमोलर होगा, और 3 प्री मोलर होगा। तो ये डेंटल फॉर्मूला है एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में। फिर तीसरा जो इंपॉर्टेंट है बकल कैविटी में वो है सलाइवरी ग्लैंड, जो कि सिक्रीट करता है सलाइवा या सलाइवरी एमाइलेज, एक एंजाइम है। ठीक है, तो सलाइवा क्या करता है, वो फूड को मॉइस्चर कर देता है, मॉइस्चर ऐड कर देता है ताकि इजी स्वॉलो ऑफ द फूड हो जाए।
और इस साथ ही साथ में एंजाइम रिलीज करता है सलाइवरी अमाइलेज और पिटालिन। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है स्टार्च एंड कन्वर्ट इट इनटू माल्टोज। ठीक है, तो यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन प्रोसेस है वो माउथ में ही शुरू हो जाता है, और स्टार्च जो है ब्रेक डाउन कर देता है, ब्रेक डाउन हो जाता है इन माल्टोज इन द प्रेजेंस ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। तो ये हो गया बकल कैविटी के बारे में। अब आते हैं एसोफेगस या फूड पाइप जिसे कहते हैं। तो एसोफेगस एक लंबा सा पाइप होता है जिसमें फूड बेसिकली पास होता है फ्रॉम द माउथ टू द स्टोमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है, एक रिथमिक कंट्रैक्शन ऑफ द मसल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कनाल, जिससे फूड जो है वो फॉरवर्ड मूव करता है। तो अगर इसे आसान भाषा में समझाया जाए, अगर आपने कभी स्नेल देखा होगा तो स्नेल का मूवमेंट जो है वो सिमिलर है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पे। वो अपने मसल्स को कंट्रैक्ट करता है तभी वो फॉरवर्ड मूव कर पाता है। तो सिमिलर होता है प्रिंसिपल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में, जिसमें वो कंट्रैक्ट होता है मसल्स और फूड को आगे फर्दर पुश करता है और वो अल्टीमेटली पेट में चल जाता है यानी स्टमक में। स्टमक में एक बैग लाइक ऑर्गन है, हाईली मस्कुलर वॉल। स्टमक हेल्प इन चर्निंग द फूड, और स्टमक में 2-3 घंटे के लिए खाना रहता है। तो स्टमक में क्या क्या होता है, द वॉल्स ऑफ द स्टमक सिक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, किल्स द जर्म्स विच मे बी प्रेजेंट इन द फूड। ठीक है, तो वो जर्म्स को, बैड बैक्टीरियाज को किल कर देता है। मोर एवर इट मेक्स द मीडियम इनसाइड द स्टमक एज एसिडिक। तो पीएच जो होता है स्टमक में नियर अबाउट 1.8 के आसपास हो जाता है एसिडिक। तो एसिडिक मीडियम बहुत ज़रूरी है गैस्ट्रिक एंजाइम्स को वर्क करने के लिए। तो अगर एसिडिक मीडियम पेट में ना हो तो गैस्ट्रिक एंजाइम जो है वो सही से काम नहीं करेगा। गैस्ट्रिक एंजाइम जैसे पेप्सिन, पेप्सिन क्या करता है, सिक्रेटेड इन द स्टमक डज पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो पार्शियल डाइजेशन पेप्सिन कर देता है। फिर तीसरा पार्ट है इंपॉर्टेंट स्टमक में, है म्यूकस। जो म्यूकस secreted by the wall of stomach saves the inner lining of the stomach from getting damaged from the hydrochloric acid। तो हाईली एसिडिक मीडियम हो जाता है पेट में, तो म्यूकस जो है वो प्रोटेक्ट करता है स्टोमक के इनर लाइनिंग को। तो स्टोमक के बारे में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। फिर आता है स्टोमक के बाद आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इट इज अ हाईली कॉइल्ड ट्यूब like structure। स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गर देन लार्ज इंटेस्टाइन। पर इसे स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका जो ल्यूमेन होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉलर होता है, बट इसका लंबाई जो लेंथ है वो लार्ज इंटेस्टाइन से बहुत ज्यादा होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। हम फर्दर डिटेल में समझेंगे इन्हें। लीवर जो हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का, लीवर मैन्युफैक्चर्स बाइल which gets stored in the gall bladder। और जब जरूरत होता है गॉल ब्लैडर से बाइल जूसेस रिलीज आउट होता है। पैंक्रियस, पैंक्रियस डाइजेस्टिव जूसेस के साथ में, डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ साथ में वो हॉर्मोन्स भी रिलीज करता है, इसीलिए पैंक्रियस जो है उसे हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, पैंक्रियस इज सिचुएटेड बिलो द स्टोमक, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट सिक्रीट पैंक्रियाटिक जूस and which contains digestive enzymes that is trypsin and lipase, ये pancreas रिलीज करता है। तो bile and pancreatic juice go to the duodenum through a hepatopancreatic duct। हेपाटोपैंक्रियाटिक मतलब लीवर प्लस पैंक्रियास का डक्ट, उसको मिलाकर कहते हैं हेपाटोपैंक्रियाटिक डक्ट। एंड बाइल्स क्या करता है, बाइल का जो मेन फंक्शन है वो एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है प्रोसेस में। तो एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या है, लार्ज जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़े करना, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में बदलने को एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं। फिर एंजाइम लाइपेज जो है डाइजेस्ट फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो लाइपेस जो एक पैंक्रियाटिक जूस है वो फैट को ब्रेक कर देता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। फिर ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन आर एंजाइम्स व्हिच डाइजेस्ट प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स। तो प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में बदलता है, फिर उसे फर्दर अमीनो एसिड्स में
ब्रेक डाउन हो जाता है। और हमें पता है कि प्रोटीन्स बेसिकली एक चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स है। ये आप लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे, एक बेसिकली चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स होता है। सो मेजर पार्ट ऑफ द जो डाइजेशन प्रोसेस होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में ही हो जाता है। और जो सेकंड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जेजुनम में एज सच कोई डाइजेशन प्रोसेस नहीं होता है। फिर जो थर्ड लेयर है, द इनर वॉल ऑफ द इलियम इज प्रोजेक्टेड विथ न्यूमरस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड विली। विली होता है आपके इलियम में, इनर लाइनिंग ऑफ इलियम में होता है विली। विली का काम क्या है? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया इनसाइड द इलियम सो ऑप्टिमम एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, ताकि एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ज्यादा, वो सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। तो विली ऑल्सो रिड्यूस द ल्यूमेन ऑफ द इलियम सो दैट द फूड कैन स्टे फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन फॉर ऑप्टिमम एब्जॉर्प्शन। तो ल्यूमेन का साइज छोटा कर देता है, तो फूड जो है वो ज्यादा देर तक रहता है और ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। डाइजेस्टेड फूड इज अब्सॉर्ब्ड बाय द विली। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम में प्रेजेंट होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दैट इज कॉल्ड विली। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन इज स्मॉलर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब उसका लेंथ छोटा होता है लेकिन उसका जो ल्यूमेन का साइज जो होता है वो बड़ा होता है। ल्यूमेन का साइज स्मॉल इंटेस्टाइन से बड़ा होता है। अनडाइजेस्टेड फूड गोज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो डाइजेस्ट नहीं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया। सम वाटर एंड सॉल्ट आर अब्सॉर्ब्ड बाय द वॉल्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। आफ्टर दैट अनडाइजेस्टेड फूड goes to the rectum from where there is expelled out through the anus। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन बेसिकली एब्जॉर्ब करता है एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, सॉल्ट्स एंड जो हम लोग अगर कोई दवाई उवाई लेते हैं तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है। रेस्ट जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो वाया एनस बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये अब तक हम सब बात कर रहे थे स्मॉल ह्यूमन डाइजेशन प्रोसेस में। अब डाइजेशन के बाद जो प्रोसेस आ जाता है वो रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन, जो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन वो हम लोग पढ़ेंगे, एरोबिक, एनारोबिक। ठीक है, तो रेस्पिरेशन बेसिकली क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग बीइंग यूटिलाइजेस द फूड टू गेट एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन इज ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हमें फूड जो हम लोग इनटेक किए उसको ब्रेक करने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, और ब्रेक करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, साथ साथ में एनर्जी रिलीज होता है। The mitochondria is the site of respiration and the energy is released is stored in mitochondria only। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि वो एटीपी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एटीपी माने एडोनिसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी स्टोर्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड रिलीज्ड एज पर नीड। तो अब आते हैं स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन में। तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट या पायरुविक एसिड भी कहते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, जो कि टेक्स प्लेस कहाँ होता है? तो साइटोप्लाज्म में होता है। दिस स्टेप्स हैपन इन द साइटोप्लाज्म। ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल एटम है, वो ब्रेक हो जाता है 3 कार्बन एटम में, जो कि है पायरुविक एसिड। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, जो कि साइटोप्लाज्म में होता है। फिर पायरुविक एसिड बन गया तो वो दो प्रोसेस फॉलो कर सकता है, इधर एरोबिक रेस्पिरेशन में जा सकता है या एनारोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, फर्दर ब्रेकिंग डाउन ऑफ पायरुविक एसिड टेक्स प्लेस। उसके बाद पायरुविक एसिड का भी फर्दर ब्रेकडाउन होता है, लेकिन वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एंड द मॉलिक्यूल्स फॉर्म डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक है या एनारोबिक है। हम फर्दर पढ़ेंगे एरोबिक एनारोबिक। तो रेस्पिरेशन में बेसिकली क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम लोग ब्रीदिंग करते हैं। ये लंग्स इसमें हेल्प करता है, नॉस्ट्रिल्स हेल्प करता है। तो ये जो ब्रीथिंग जो है वो फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, ये फिजिकल प्रोसेस होता है। और रेस्पिरेशन जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये केमिकल प्रोसेस है, इसमें केमिकल्स इन्वॉल्व है। तो ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल फूड मटेरियल्स इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल, इसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। और जस्ट इनटेक और आउटटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, वो ब्रीथिंग
ब्रीथिंग होता है जो कि एक फिजिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन जो है केमिकल प्रोसेस है जिसमें फूड को ब्रेक किया जाता है ताकि रिलीज ऑफ एनर्जी हो सके। अब टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में आते हैं तो देयर इज बेसिकली दो टाइप होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, साथ साथ में एनर्जी इज रिलीज्ड एंड वाटर मॉलिक्यूल इज आल्सो फॉर्म्ड इन द प्रोसेस। तो पायरुविक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक्स डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एक टाइप का रेस्पिरेशन है जो happens in the absence of oxygen, इसमें ऑक्सीजन का जरूरत नहीं होता है। तो पायरुविक एसिड इसमें क्या होता है, इज कन्वर्टेड ईदर इनटू इथाइल अल्कोहल या लैक्टिक एसिड। Ethyl alcohol is usually formed in the case of anaerobic respiration in microbes like yeast or bacteria. Lactic acid is formed in some microbe as well as in muscle cells. हम अब डिटेल में समझेंगे। तो ये चार्ट से आपको बहुत इजी समझ आ जाएगा। ग्लूकोज जो बना, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल वो कन्वर्ट हो जाता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी में, जिसको हम लोग पायरुवेट कहते हैं या पायरुविक एसिड। ठीक है, तो इस प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं और ये टेक प्लेस होता है साइटोप्लाज्म में। फिर पायरुवेट इधर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी, ये होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में दो प्रोसेस होता है, वो होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जैसे कि ईस्ट माइक्रोब्स में होता है, इस प्रोसेस को हम लोग फर्मेंटेशन भी कहते हैं। तो फर्मेंटेशन में क्या होता है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी रिलीज होता है। तो पायरुविक एसिड चेंज हो जाता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, तो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस है। फिर पायरुवेट और एक प्रोसेस से गुजरता है जिसको हम लोग कहते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कि मसल सेल्स में होता है। इसमें फॉर्म होता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी होता है। ठीक है, तो ये फेट ऑफ पायरुविक एसिड है। फिर हम लोग बहुत बार, अगर आप कोई स्पोर्ट्स चैनल या स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं, अगर क्रिकेट देखते होंगे तो स्पेशली क्रिकेट में भी, टेस्ट क्रिकेट में कोई प्लेयर अगर बहुत टाइम से खेल रहा है, 5-6 घंटा से बैटिंग कर रहा है, तो उसको क्रैम्प्स आने शुरू हो जाता है। तो क्रैम्प्स आने का मेन कारण होता है कि क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है। तो ड्यूरिंग रनिंग और बहुत ज़्यादा रिगरस एक्सरसाइज करने पे क्या होता है, एनर्जी डिमांड फ्रॉम द मसल सेल्स इंक्रीजेस। तो दिस इज कंपनसेटेड बाय anaerobic respiration and lactic acid is formed in the process. So deposition of lactic acid causes pain in the leg muscles, और जब हम लोग थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं तो ये पेन जो है वो धीरे धीरे चला जाता है। ठीक है, तो इसीलिए पेन इन द लेग मसल्स वाइल रनिंग क्यों होता है, इससे आप उसको आपको पता चल गया होगा। अब आते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। तो फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन ऑर्गेनिज्म नीड अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस नीड्स टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। तो जितना ऑक्सीजन हम लोग इनटेक किए, साथ ही साथ में क्या बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा, उसे भी हमें एक्सपेल आउट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत घातक हो सकता है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज डिफरेंट मेथड फॉर इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सपल्सन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, वो डिफ्यूजन प्रोसेस से सब कुछ हो जाता है, सिंपल गैसेस एक्सचेंज। प्लांट में भी डिफ्यूजन हो जाता है, डिफ्यूजन इज यूटिलाइज्ड फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। साथ ही साथ में हायर प्लांट्स में हम लोग ट्रांसपीरेशन भी देखते हैं, ट्रांसपीरेशन से भी गैसेस एक्सचेंज होता है, साथ ही साथ स्टोमाटा हेल्प करता है। इन कॉम्प्लेक्स एनिमल रेस्पिरेटरी सिस्टम डज द जॉब ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है। फिशेस में क्या होता है, गिल्स perform the function of respiratory organs. Fish take in oxygen which is dissolved in the water through gills. Since availability of oxygen जो है वो aquatic environment में कम होता है,
तो इसीलिए फिशेस या एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में ब्रीथिंग रेट जो होता है बहुत ज्यादा होता है, बहुत फास्ट होता है। ठीक है। इंसेक्ट्स में क्या होता है, इंसेक्ट हैव अ सिस्टम ऑफ स्पिरैकल्स एंड ट्रैकिया विच इज यूज्ड फॉर टेकिंग ऑक्सीजन। तो ये सब एग्जांपल्स आपको याद रखने होंगे, 1 मार्क्स क्वेश्चन में ये सब बहुत बार पूछ लिया जाता है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव डेवलप्ड लंग्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में लंग्स होता है। अवेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट अ प्रॉब्लम इन टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट। यहाँ पर हमारे पास टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का उतना दिक्कत नहीं है, तो हमारा जो ब्रीथिंग रेट होता है एज कंपेयर टू एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स वो स्लोअर होता है। ठीक है। फिर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, और एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में होता है। इसीलिए ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है इन एक्वाटिक एनवायरनमेंट में वो कम होता है। इसी कारण से ब्रीथिंग रेट एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के ज्यादा होता है। अब हम आ जाते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। The human respiratory system is composed of a pair of lungs. These are attached to a system of tubes which open on the outside through the nostrils. तो हम ऊपर से लेकर पूरे लंग्स तक जाएंगे। देखते हैं सबसे पहला जो फॉलोइंग मेन स्ट्रक्चर जो आ जाता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, वो आता है नॉस्ट्रिल्स। तो देयर आर टू nostrils which converge to form a nasal passage. The inner lining of nostrils is lined by hairs and remains wet due to mucus secretion. तो nostrils में hairs present होते हैं and mucus secretion होता है। तो इन दोनों का फंक्शन है, तो hairs जो बेसिकली है वो फिल्टर करते हैं डस्ट पार्टिकल्स को, एंड म्यूकस जो मॉइस्ट करके रखता है out and further inhaled air. Further air is warmed up and when it enters the nasal passage. तो फिल्टरिंग में जो हेयर्स है वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं, और म्यूकस जो है वो मॉइस्चर करने में हेल्प करता है कि ताकि नेसल पैसेज जो वो पूरी तरह से सूख न जाए। नॉस्ट्रल्स के बाद आ जाते हैं फैरिंग्स में। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है विच कंटिन्यूज आफ्टर द नेसल पैसेज। फैरिंग्स के बाद आते हैं लैरिंग्स, जिसे हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं क्योंकि यहीं से वॉइस बनता है, यहीं पर वॉइस क्रिएट होता है। दिस पार्ट कम्स आफ्टर द फैरिंग्स। फिर लैरिंग्स के बाद आते हैं ट्रैकिया, जिसे हम लोग विंड पाइप भी कहते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। तो कार्टिलेजनस रिंग्स प्रेजेंट इसलिए होते हैं ताकि जो विंड पाइप है हमारा वो कोलैप्स ना कर जाए, इन द एब्सेंस ऑफ एयर में कोलैप्स ना कर जाए, इसीलिए ऐसे रिंग्स, कार्टिलेजनस ऐसे रिंग्स बने होते हैं पूरे विंड पाइप पे। फिर ट्रैकिया के बाद आता है ब्रोंकाई। ए पेयर ऑफ ब्रोंकाई मतलब दो ब्रोंकाई हो से कम्स आउट फ्रॉम द ट्रैकिया विथ वन ब्रोंकस गोइंग टू ईच लंग। सिंगल सिंगल ब्रोंकस दो अलग अलग लंग्स में एंटर कर जाता है। ब्रोंक्यूल्स bronchioles divide into branches and sub branches inside the lungs। तो ब्रोंकाई के बाद में ब्रांचिंग शुरू हो जाती है, जैसे एक ट्री के जो रूट सिस्टम होता है उसी तरह से ब्रांचिंग हो जाती है ब्रोंकाई का ब्रोंक्यूल्स में, और फर्दर ब्रोंकाई जो है ब्रोंक्यूल जो है वो एल्वेलाई में ब्रांच्ड हो जाता है। तो एल्वेलाई क्या है? These are air sacs at the end of the bronchioles. The alveolus is composed of a very thin membrane and is placed where the blood capillaries open. तो यहाँ पर blood capillaries open होती है. This alveolus where the oxygen mixes with blood and carbon dioxide exist from the blood. तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजनेशन एंड डीऑक्सीजनेशन प्रोसेस होता है। The exchange of gases in alveoli takes place due to the preferential difference। preferential difference मतलब हाई प्रेशर लो प्रेशर वाला preferential difference के कारण यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज जो होता है ह्यूमन लंग्स में। तो ये एल्वेलाई जो है वो मेन साइट है हमारा गैसेस एक्सचेंज का इन ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, तो ये पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का है। जो तो हम लोग शुरू करेंगे नेसल पैसेज मतलब नॉस्ट्रल से। नॉस्ट्रल से वो कहाँ आ जाएगा, तो फैरिंग्स में आएगा। फैरिंग्स के बाद आएगा लैरिंग्स जो वॉइस बॉक्स है। लैरिंग्स के बाद आ जाएगा ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद आता है ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई ब्रांच आउट हो जाता है ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स के हर एंड में आपको सैक लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा एल्वेलाई, जहां पर गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस होता है। ठीक है,
तो ये सीरीज याद करना बहुत ज़रूरी है। फिर ब्रीथिंग मैकेनिज्म समझ लेते हैं। ब्रीथिंग मैकेनिज्म ऑफ लंग्स इज कंट्रोल्ड बाय द डायाफ्राम। तो ये जो डायाफ्राम एक मेम्ब्रेन है जो सेपरेट करता है थोरासिक चेंबर, मतलब जो हॉट चेंबर है उसको पूरे एब्डोमिनियल कैविटी, क्योंकि नीचे में एब्डोमिनियल कैविटी आ जाता है और ऊपर ये जो थोरासिक चेंबर जिसको हम लोग चेस्ट कैविटी भी कहते हैं उसको सेपरेट करता है। तो कौन सेपरेट करता है? तो डायाफ्राम सेपरेट करता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएं तो जो लेफ्ट लंग्स जो होता है वो राइट लंग से स्लाइटली छोटा होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि लेफ्ट साइड, हमारे बॉडी के लेफ्ट साइड में यहाँ पर जो है वो हार्ट प्रेजेंट होता है, इसलिए जो लेफ्ट लंग होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है इन कंपैरिजन टू द राइट लंग। अब ब्रीथिंग मैकेनिज्म में आ जाता है। तो ब्रीथिंग मैकेनिज्म में बेसिकली दो चीजें होती है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में क्या होता है? थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी जो है वो एक्सपैंड कर जाता है। तो एक्सपैंड करने से क्या होगा? रिब्स, जो रिब केज है वो लिफ्ट अपवर्ड हो जाता है, वो अपवर्ड लिफ्ट हो जाता है। डायफ्राम बिकम्स फ्लैट, डायफ्राम फ्लैट हो जाता है एंड वॉल्यूम ऑफ द लंग्स इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि हवा हम लोग इनसाइड लंग्स में ले लेते हैं तो वॉल्यूम ऑफ द लंग्स बढ़ जाता है। ये हो गया इनहेलेशन प्रोसेस में। एक्सहेलेशन प्रोसेस में क्या होता है? एक्सहेलेशन मतलब हवा को बाहर भेजना। तो इसमें थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी जो होता है कंट्रैक्ट, वो सिकुड़ जाता है। रिब्स लिफ्ट डाउनवर्ड, लिफ्ट रिब के जो है वो डाउनवर्ड हो जाते, मूव करते हैं एंड डायफ्राम बिकम्स डोम शिफ्ट, डायफ्राम इस तरह से डोम शिफ्ट में बन जाता है। एंड वॉल्यूम ऑफ द लंग डिक्रीजेस, क्योंकि हवा जो है वो लंग से बाहर जा रहा है, बॉडी के बाहर जा रहा है, तो ऑब्वियसली लंग से बाहर जा रहा है तो वॉल्यूम ऑफ द लंग्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये था ब्रीथिंग ऑफ द लंग्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप बहुत कुछ समझ गए होंगे इस वीडियो से। अगर अच्छा लगा है वीडियो को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं थर्ड पार्ट में जो कि बहुत जल्दी आने वाला है। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।